नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 5 नवंबर है और आज की क्लास में हम 5 नवंबर से रिलेटेड जो भी करंट है, जो भी इवेंट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम क्लास के दौरान यानी कि जब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चंस की जो नेचर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो करंट में जो इवेंट चर्चा में रहता है उससे रिलेटेड कोई भी चीजें पूछी जा रही एग्जाम में, इसलिए पूरी कोशिश रहती है कि उसके हर डायमेंशन को टच किया जाए और कोई भी ऐसी पॉइंट ना छूटे जहां से आप एग्जाम में बैठे तो ऐसा लगे अरे ये क्या पूछ दिया। ठीक है, तो ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सारी चीजें कवर कराई जाए। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप जरूर उसका अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैं रोज कहती हूँ, चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी टाइम मॉर्निंग में आप सभी लोगों से करंट अफेयर्स की क्लास में मिलती हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में खगोलविदों ने नए संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह, ध्यान रखिएगा, संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह की खोज की है। इस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? 2022 AP7, 2022 AP10, 2023 AP7 या फिर 2023 AP10। तो देखिए, कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर करते रहा करिए, मैं सब लोग को देख रही होती हूँ, आंसर आप लोग का देखती हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए, यानी कि देखा जाए 2022 AP7। ठीक है, तो एक नया क्षुद्र ग्रह खोजा गया है। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न होना चाहिए आपके माइंड में कि भाई क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से आप यहाँ पे आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं कि आपको एक चट्टान दिख रहा होगा, छोटा सा एक चट्टानी टुकड़ा है या फिर पिंड है। और ध्यान रखिएगा, ये जो चट्टानी पिंड होता है ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा होता है और ज्यादातर आप जो ये इनको देखेंगे ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये चक्कर लगाते लगाते कभी ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं और कभी कभी ये पृथ्वी को नुकसान भी पहुंचाते हैं अगर इनकी टक्कर हो जाए तो। इसी के दौरान देखा जाए यहाँ पे जो खगोलविदों ने 3 जो है नए क्षुद्र ग्रह की खोज की, जिसमें से अभी देखा जाए इस वर्ष जो है 2022 AP7 नाम जो है नए संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह की खोज किया है। भाई ये क्या मतलब हो गया संभावित रूप से खतरनाक? देखिए, ये एक पैमाना होता है, ठीक है, मापदंड होता है या फिर मापने की एक इकाई कह सकते हैं। क्या माप रहा है? ये माप रहा है क्षुद्र ग्रह की क्षमता कि ये जो क्षुद्र ग्रह है ये जब पृथ्वी के समीप आएगा तो इसकी कितनी क्षमता है कि ये पृथ्वी को क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, ये कितना पृथ्वी के लिए खतरनाक है, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकता है। यही मापदंड है किसका? ये संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह का। तो एक तरीके से मापदंड होता है जो एक पिंड का, जो एक चट्टानी पिंड की क्षमता को देख रहा होता है। ठीक है, अगर हम देखें कि पिछले 8 वर्षों में यानी कि वर्ष 2014 से देखा जाए, यह खोजा जाने वाला सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। कौन भाई? 2022 AP7, जो कि पृथ्वी के लिए संभावित रूप से खतरनाक है। जो इसका आकार है दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर पृथ्वी से टकरा गया तो ये पृथ्वी को बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग देखा जाए 1.5 किग्रा की है ये। ठीक है, 1.5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर से अधिक आकार के अगर कोई क्षुद्र ग्रह होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट किलर, यानी कि ग्रहों का हत्यारा। अगर ये किसी से टकरा जाए किसी ग्रह से तो उसको बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 1 किलोमीटर से अधिक के आकार का कोई पिंड है, कोई क्षुद्र ग्रह है, तो उसको प्लैनेट किलर के नाम से जाना जाता है। भविष्य में देखा जाए ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा को पार करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है भैया? पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा ग्रह है दोस्तों? ये 2022 AP7। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपोर्ट से भी रिलेटेड है, दूसरा आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेंस लिखेंगे उनके लिए भी ये रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ स्पेशली जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो आपके माइंड में इसका सोल्यूशन, अगर इस तरह की चुनौतियां हैं हमारे समाज में, हमारे विश्व पटल पे, तो इस ऐसी चुनौतियों का समाधान क्या होना चाहिए, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में जारी UN
UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए। जबरन विस्थापित यानी कि उनको उनके स्थान से, उनको उनके घर से, उनको उनके क्षेत्र से, उनको उनके देश से जबरदस्ती निकलने के लिए मजबूर किया गया हो। और कितने मिलियन लोग ये हैं जो कि UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। 109 मिलियन लोग, 107 मिलियन लोग, 103 मिलियन लोग या फिर 105 मिलियन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। 103 मिलियन लोग जो है वो अपने जो है जबरन विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, कि हालिया रिपोर्ट अभी आई है और इसमें यह बताया गया है कि लोग जो है अपने घरों से जो जबरदस्ती जो विस्थापित हुए हैं उनकी संख्या जो है जो 2022 के जो है पिछली छमाही में बढ़ी है और ये कितनी हो गई है, 103 मिलियन तक हो गई है। ठीक है, इसका अर्थ अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर लगभग 77 लोगों में से एक जो है व्यक्ति जबरन जो है वो विस्थापित किया जाता है अपने घर से, अपने क्षेत्र से। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ी संख्या, 77 मतलब हर 77 लोग में एक व्यक्ति जो है वो विस्थापित हो रहा है, जबरन विस्थापित हो रहा है। इस विस्थापन का देखिए कारण क्या है कि जो या तो उसके उस क्षेत्र में, उसके देश में उत्पीड़न हो रहा हो, कोई संघर्ष, कोई हिंसा हो गई हो, युद्ध हो गया हो, या फिर वहां पे मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हो, विश्व स्तर पर कोई सार्वजनिक व्यवस्था में बिगाड़ हो गया हो, बिगड़ गई हो परिस्थिति कि अब भाई मुझे उस क्षेत्र में अब हम नहीं रह सकते हैं, तो ये कारण हो सकता है उसके विस्थापन का। जैसे कि अभी यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो वहां के लोग क्या हो रहे हैं, युद्ध के कारण अपने क्षेत्र से विस्थापित हो रहे हैं। सीरिया में जिस तरीके की स्थिति रही है वहां पे भी लोग क्या हुआ है, उनके मानवाधिकार का उल्लंघन, ठीक है, जिसकी वजह से लोग वहां पे विस्थापित हुए बड़ी संख्या में और ये लोग यूरोप की तरफ बहुत गए, तो ये सब विस्थापन का कारण हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया है कि जो शरणार्थी हैं दुनिया भर के और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो दुनिया भर के शरणार्थी हैं और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता वाले जो लोग हैं उनकी कुल संख्या 24% बढ़कर 2021 के अंत में 25.7 मिलियन से 2022 के मध्य तक कितनी दोस्तों पहुंच गई है, 32 मिलियन हो गई। तो हमें जो है 2022 का इसका बहुत बड़ा दोस्तों कारण क्या है, यूक्रेन का युद्ध, ठीक है, यूक्रेन के युद्ध देखा जाए बहुत से लोग विस्थापित हुए, सीरिया में भी देखा जाए बहुत से लोग विस्थापित हुए। और जब ये लोग विस्थापित हुए, ये जो रिफ्यूजीज थे, तो इसमें ये भी बताया गया कि कौन सा ऐसा देश रहा है जो इनकी बड़ी मेजबानी किया, यानी कि किस देश में जो है रिफ्यूजियों को या फिर शरणार्थियों को शरण दिया है। तो इसमें ये बताया गया है कि 2022 के मध्य में तुर्की, ठीक है, तुर्की ने 3.7 शरणार्थियों की मेजबानी की है और इसी के साथ साथ दुनिया में सबसे बड़े शरणार्थी आबादी कहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, सीरिया, माफ करिएगा, तुर्की में। अगर हम दूसरे स्थान पे देखें तो 2.5 मिलियन शरणार्थियों के साथ कोलंबिया जो है वो दूसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, चूंकि हम एक संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जब एक बार रिपोर्ट जारी होती है तो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर जिसके द्वारा यानी कि कोई संगठन इंपॉर्टेंट है, खासकर यूनाइटेड नेशन से इंपॉर्टेंट संबंधित है, तो उसकी स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके सदस्य देश कितने हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की बात करें तो 14 दिसंबर 1950 में इसका गठन किया गया था। देखिए, जो विश्व में अगर हम शरणार्थियों की समस्या के बारे में दोस्तों बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें ये बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है, जिसके बाद जो विश्व नेता थे, जो विश्व के विद्वान, जो भी कुछ कह सकते लीडर, उनको एक ऐसे आयोग की आवश्यकता बनी, ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा आयोग भी होना चाहिए जो इन शरणार्थियों की भी जो है रक्षा कर सके, इन शरणार्थियों के अधिकारों को भी वो बचा सके। ठीक है, तो इसलिए जो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बारे में देखा जाए तो UNHCR जो है ये एक संयुक्त राष्ट्र की जो है शरणार्थी एजेंसी है और साथ ही साथ ये एक वैश्विक संगठन है, यानी कि ये एक विश्व का संगठन है जो कि विश्व स्तर पे कार्य करता है। ये संगठन देखा जाए जो शरणार्थी होते हैं, देखो दोस्तों शरणार्थी क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो अपने देश से, ठीक है, किसी हिंसा की वजह से या फिर कह सकते हैं किसी उत्पीड़न या युद्ध के कारण अपने देश को छोड़ने के लिए जो व्यक्ति मजबूर होता है उसी को क्या कहा जाता है, शरणार्थी, यानी कि वो दूसरे देश में शरण लेने के लिए मजबूर हुआ। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन बचाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए जो है इस
जो है संगठन का निर्माण किया गया और ये संगठन उसके लिए कार्य करती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपका ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके हेडक्वार्टर देखे, ध्यान रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच विजिलेंट स्टॉर्म अभ्यास हुआ? ये देखिए, ये एक एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, विजिलेंट स्टॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच में हुआ है दोस्तों? ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान, यहाँ पे दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में इस युद्धाभ्यास, इस अभ्यास यानी कि विजिलेंट स्टॉर्म का जो शुरुआत हुई है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस 31 अक्टूबर को जो है इस अभ्यास की शुरुआत हुई, किसकी भाई? विजिलेंट स्टॉर्म की, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। इस अभ्यास में देखा जाए अमेरिका की तरफ से किसने भाग लिया है, किस किस विमान ने? तो F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट के सहित जो है 240 से अधिक विमानों ने भाग लिया। अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण कोरिया की तरफ से, तो F-35A स्टेल्थ जेट, F-15K और KF-16 फाइटर जेट ने जो है इस अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, इस अभ्यास के बारे में देखा जाए तो ये अभ्यास जो कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायुसेना में जो है विभिन्न हवाई ऑपरेशन जैसे कि स्ट्राइक, पैकेज उड़ाने, वायु रक्षा और आपातकालीन हवाई अवरोधन का संचालन करके परिचालन क्षमताओं का निर्माण करेगी। तो एक तरीके से अभ्यास को कराने का उद्देश्य ही होता है कि इन दो देशों के बीच में एक सहयोगात्मक जो है, एक दूसरे को सहयोग करने का जो है बढ़ावा मिल सके और एक तरीके से जो है सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, एक दूसरे को सामंजस्य को बढ़ावा मिले और एक तरीके से अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है इस तरीके के अभ्यास किए जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त हुई? उषा गुप्ता, प्रभावती सिंह, डॉक्टर जी हेमा प्रभा या फिर डॉक्टर जी नीलम प्रभा? दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, डॉक्टर जी हेमा प्रभा जो है ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त हुई। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर किसी जो है पद पे कोई महिला जो है नियुक्त की जाती है और वो भी पहली महिला जब नियुक्त की जाती है तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉक्टर जी हेमा प्रभा जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान जो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो इनकी जो नियुक्ति की गई है वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के अधीन 2022 तक के लिए की गई, यानी कि ये अपने पद पर 2022 तक बनी रहेंगी। किस मंत्रालय के अधीन? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो हम चूंकि बात कर रहे हैं एक संस्था, यहाँ पे फिर आगे देखिए गन्ना प्रजनन संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी वो 1912 में हुई थी। देखा जाए काफी ये, और इसके जो है मुख्यालय वो कोयम्बटूर में है, जो कि तमिलनाडु में है। और ये जो है ये संस्था जो है एक केंद्रीय अनुसंधान संस्था है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ठीक है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से ये संबद्ध है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये देखा जाए ये एकमात्र गन्ना अनुसंधान संस्था है, ध्यान रखिएगा, ये देश की एकमात्र गन्ना अनुसंधान संस्था है और इसकी स्थापना गन्ना उत्पादन में अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, तो जितने भी जो है गन्ना के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उस चीज को ले उस फील्ड में रिसर्च करने के लिए जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखिएगा ये एकमात्र गन्ना अनुसंधान संस्थान है देश की, जिसकी स्थापना 1912 में की गई। मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? देखिए ये सब जो क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट फैक्ट्स वाले बनते हैं, बहुत ज्यादा हमें इसमें इन डेप्थ जाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न देखिए क्या है इसमें और आंसर क्या होना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? संजीव चोपड़ा को, संतोष उपाध्याय को, राकेश अस्थाना को या फिर पुनीत कपूर को? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा संजीव चोपड़ा को। ठीक है, तो संजीव चोपड़ा जी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इनके बारे में कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो भी जानना है हमें। जैसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में जो है ये सचिव है, इस समय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ये सचिव है संजीव चोपड़ा को, और इनको भारत सरकार ने वर्ष 2020 और 2021 के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। किस लिए भाई? इन्होंने डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट जो कार्य किया है उसके लिए इनको जो है पुरस्कृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इस समय देखा जाए 31 अक्टूबर को ही इन्हें जो है उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में, ठीक है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव चोपड़ा को किया गया, और इन्हें ही जो है राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट पुरस्कार वर्ष 2020 और 2021 के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो की शुरुआत हुई? ठीक है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया और इसके कॉन्फ्रेंस, उसका एक्सपो हुआ है, यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, केरल में जो है इसका शुरू किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो केरल का जो कोची शहर है वहां पे 4 नवंबर 2022 से अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, ध्यान रखिएगा इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का 15वें संस्करण की शुरुआत हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 15वां संस्करण था। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो 2022 ये 15वां संस्करण था। और देखा जाए इस सम्मेलन के जो शुरुआत, जो उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, जो कि कौन है दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी, और केरल में चुकी हुआ है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो है इन्होंने संयुक्त रूप से इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। ये कॉन्फ्रेंस देखा जाए 3 दिवसीय चलने वाली है, 3 दिनों तक, जो कि 4 से स्टार्ट होगी और 6 नवंबर तक चलेगी। अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की यानी कि इस सम्मेलन के विषय के बारे में बात करें तो इस सम्मेलन का इस विषय देखिए क्या है, आजादी @75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी विषय पर ये केंद्रित है इस वर्ष का सम्मेलन। इस सम्मेलन की बात किया जाए दोस्तों या फिर अर्बन मोबिलिटी इंडिया की बात किया जाए तो इसको देखिए किसके तहत बनाया गया था, तो भारत सरकार की एक नीति है जो कि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के तहत अर्बन मोबिलिटी इंडिया को बनाया गया था। और देखिए ये क्या कार्य करता है, जो शहर है उस शहर में जो परिवहन से संबंधी जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के निदान के लिए, समाधान के लिए राज्य और शहरों के क्षमताओं का निर्माण करता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखा जाए जो समाज के विभिन्न जो सभी वर्ग हैं, सभी वर्गों के लिए शहरी परिवहन प्रणाली के न्याय संगत और टिकाऊ विकास के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित करता है। कौन भाई? अर्बन मोबिलिटी इंडिया। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के तहत इसको बनाया गया था, इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किस तारीख से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई? ठीक है, तो यहाँ पे सप्ताह मनाया जा रहा है, किससे संबंधित भैया? सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, और इसको किसके द्वारा? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। और इसकी शुरुआत कब से की गई? 31 अक्टूबर से, 1 नवंबर से, 2 नवंबर से या फिर 3 नवंबर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, 31 अक्टूबर। देखिए 31 अक्टूबर का दिन भारत में किस जो है कौन सा दिन मनाया जाता है 31 अक्टूबर को? आप मुझे बताइए, मैं हिंट करती हूँ। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है जन्म दिवस था, और इसी दिन से जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। मुझे ये दिन बताइएगा किस दिन को, कौन सा दिन जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि कब से कब तक चलेगा? तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस जागरूकता सप्ताह की बात किया जाए तो ये उस दौरान जो है मनाया जाता है जिसमें 31 अक्टूबर को स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। ठीक है, इस वर्ष की अगर हम थीम देखें, ठीक है, तो इस पर क्या था?
भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लोग सतर्क रहने चाहिए। ठीक है, और इसी तरह विकसित भारत हो। अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे और उसके परिणामों की चिंता को विचार करने के उद्देश्य से सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भ्रष्टाचार के जो खतरे बढ़ रहे हैं और उनके जो उन खतरों से, यानी कि इस भ्रष्टाचार के जो परिणाम जो आ रहे हैं उस पर विचार करने के लिए जो ये सप्ताह मनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दिया था। ठीक है, और 31 अक्टूबर का दिन जो है हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, आप ये मुझे बताएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जाएगा। करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। ना तो रिश्वत लेना और ना ही रिश्वत देने का संकल्प लें। ठीक है, न ले और ना ही रिश्वत भाई दे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। कर्नाटक में, मेघालय में, उड़ीसा में या फिर केरल में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघालय। देखिए मेघालय के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा था कुछ दिन पहले, इसलिए मेघालय भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है, 7 स्टेट में से एक है जिसकी अपनी सीमा है बांग्लादेश से, असम से। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं मेघालय का जो एक जिला है जिसको तुरा पश्चिमी गारो हिल्स जिला है, वहां पे 2 नवंबर को नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। इस संचार कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया गया है वहां पे मेघालय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कोनराड के संगमा के द्वारा किया गया है। उद्देश्य भाई क्या है इस कार्यक्रम का, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम का, तो जनता के बीच में अत्यावश्यक जागरूकता पैदा करना। जिससे कि ये जागरूकता क्यों पैदा करना, ताकि लोग सरकार के द्वारा जो शुरू की जा रही सभी योजनाएं उनका लाभ ले सके और सही जानकारी उन्हें मिल सके। तो जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं देखिए जो बनाई जाती है, जो लाई जाती है, कभी कभी हमें उसके बारे में जागरूकता के अभाव के कारण हम उस योजनाओं के बारे में नहीं जान पाते, और जब योजनाएं ही नहीं जान पाएंगे तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी कि नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, लोगों से जुड़ करके और उनको संचार के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में बताना, जिससे कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोग ज्यादा से ज्यादा ले सके, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2022 किस तारीख को मनाया गया। देखिए पहली बार मनाया गया अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ठीक है, तो बायोस्फीयर जो हमारी पृथ्वी की जैव विविधता है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पहली बार ये दिवस मनाया जा रहा है। और इसे जो है कब से मनाया गया, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या फिर 4 नवंबर। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी है। ठीक है, 3 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया 2022 को। ठीक है, तो पहला जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया गया, कब मनाया गया, 3 नवंबर 2022 को मनाया गया। अब इसी के साथ साथ देखेंगे तो ये हर साल जो है 3 नवंबर को यह दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये जो है यूनेस्को का जो एक प्रोग्राम चलता है दोस्तों, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसी के द्वारा जो है इस डे को मनाया गया, बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर को मनाया गया। अगर हम इस बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के सभी क्षेत्रों के सहयोग से यूनेस्को मुख्यालय में सतत विकास के लिए बायोस्फीयर रिजर्व के योगदान को प्रदर्शित करने वाला यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो यहाँ जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, उस कार्यक्रम के 50वीं वर्षगांठ, कौन सा भाई, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ के 2 साल के उत्सव के अंत को ये चिन्हित करता है। अगर हम बात करते हैं इस कार्यक्रम की मैप की तो इसकी शुरुआत 1971 में किया गया था और यूनेस्को का जो है ये, और ये क्या है जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। उद्देश्य इस कार्यक्रम का क्या है, लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। ठीक है, इस कार्यक्रम के यहाँ पे अगर हम बात करें दुनिया में कितने बायोस्फीयर्स हैं तो यहाँ पे जो है 134 देशों में 738 जो है 38 बायोस्फीयर्स है, जिसमें से 12 जो है वो भारत में। इस 12 में से 11 देखेंगे तो मैन एंड जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत की 12 में से 11 रजिस्टर है, किसमें,
मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण एशिया में, चूंकि हम दक्षिण एशिया की कंट्री हैं, भारत दक्षिण एशिया में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि सबसे पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसको बनाया गया था दक्षिण एशिया में। तो ये पहला जो है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो श्रीलंका के पुरुल बायोस्फीयर रिजर्व था। अगर वही हम बात करें भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था दोस्तों, तो ये जो है 2000 में जो है नीलगिरी के ब्लू माउंटेन को नामित किया गया था यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। और ये देखा जाए जो नीलगिरी का ब्लू माउंटेन है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है। आइए भारत के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं हम उनको देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये हमारे सामने स्क्रीन पे देखिए लगा हुआ है, भारत में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहला हमने देखा कि नीलगिरी है, जो कि देखिए नीलगिरी वहां पे हमें कर्नाटक और केरल तमिलनाडु में, इसको बस 2000 में। फिर मन्नार की खाड़ी है दोस्तों, ठीक है, 2001 में सुंदरबन पश्चिम बंगाल है। नंदा देवी, ठीक है, फिर उसके बाद ये उत्तराखंड है। यहाँ पे देखा जाए नोक्रेक कहाँ पे 2009 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, नोक्रेक की बात किया जाए दोस्तों तो ये मेघालय में है, ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न पूछा जाता है। वही पंचमढ़ी की बात किया जाए दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पंचमढ़ी। यहाँ पे जो है सिमलीपाल जिसको वर्ष 2009 में शामिल किया गया था दोस्तों, ये भी कहाँ पे, उड़ीसा में है। अचानकमर्ग अमरकंटक दोस्तों ये 2 राज्यों में, एक मध्य प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार पता ही है आपको। अगस्तमाला की बात किया जाए दोस्तों तो ये पश्चिमी घाट में है। ठीक है, पश्चिमी घाट पे ये स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट। और यहाँ पे जो है कंचनजंगा की बात किया जाए दोस्तों तो ये सिक्किम में है। ठीक है, और पन्ना जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं मध्य प्रदेश में लिखा हुआ। ठीक है, तो ये भारत के जो है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रजिस्टर्ड प्लेस है। ठीक है, चलिए आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है किस संस्था के द्वारा, सेबी के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई। आज इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भारत के सामने चुनौती सबसे ज्यादा क्या है, देखो एक तो बहुत विशाल बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या, और दूसरे से भारत देखा जाए बढ़ती जो है सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो इस दौरान हमारे सामने या सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है वित्तीय साक्षरता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों कहाँ रहता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता दर जो है वो बहुत कम है। इसलिए सरकार ने एक ऐसी संस्था को चुना जो भारत का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, और ये देखा जाए पायदान पे बैठे अंतिम व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए एक निवेशक जो है दीदी पहल की शुरुआत किया है। निवेशक दीदी पहल महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा क्या कहने का मतलब है दोस्तों, यानी कि अगर आप देखें जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वो उनके मन में अगर किसी तरह का सवाल उठता है तो वो पुरुष वर्ग के सामने उसे बताने में सहज महसूस नहीं करती हैं। तो एक तरीके से ये जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण तबके की महिलाएं, अगर उनके मन में फाइनेंशियल मतलब जो है वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कोई सवाल उठ रहा है तो उस सवाल को वो किसी महिला के सामने अच्छे से बता सके, इसलिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है। कारण देखिए ये सब की जो शुरुआत का मेन उद्देश्य देखे क्या है कि बहुत बड़ा तबका जो कि वित्तीय क्षेत्र से, वित्तीय सेवा क्षेत्र से वंचित है, एक तरीके से हम कह सकते हैं वित्तीय समावेशन। भारत में देखा जाए वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक बहुत बड़ी खाई है जिसको पाटने का प्रयास है, जिसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन क्या होता है भाई, यानी कि समाज के ज्यादा से ज्यादा हर वर्ग को बैंकिंग सेवा से जोड़ना, तो हर तबके तक बैंकिंग सेवा पहुंचे। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि लोगों को इस सेवा के बारे में पता चले, उनको किसी भी तरह का जो है समस्या आ रही है, चाहे उनके मन में कोई सवाल आ रहा है तो सवाल को भी वो लोग जो है सहज भाव से किसी से बता सके या पूछ सके। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पहल की शुरुआत किया गया है। अगर हम बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कॉर्पोरेट मामलों के तत्वाधान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के सहयोग से वित्तीय साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने की इस पहल की शुरुआत किया है।
इसी दौरान देखा जाए तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 2 नवंबर को श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से भारत का पहला पानी पर तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर भी आयोजित किया। ठीक है, पानी पर तैरता हुआ नाव पर बैठ करके एक शिविर जो है आयोजित किया। उद्देश्य क्या था? लोगों को वित्तीय साक्षरता बनाना। वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये शिविर आयोजित की गई थी वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो प्रसिद्ध डल झील है उसके आसपास से स्थानीय निवासियों के बीच में इसको आयोजित किया गया था। हम डल झील की बात कर रहे हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। ठीक है, आप मुझे मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है, किस राज्य में स्थित है और क्या नाम है उसका, किसी राज्य या केंद्र शासित जहां भी वो स्थित है आप मुझे उसका नाम बताएं। ठीक है, तो डल झील के पास में इसको जो है किया गया था। डल झील के ही बगल में श्रीनगर स्थित है और श्रीनगर की स्थापना देखिए मौर्य वंश के महान शासक सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और फिर उसी में वहां पे उन्होंने शिव मंदिर बनाया था। और ध्यान रखिएगा अगर हम लोग हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे तो शिव मंदिर, चलिए हम बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, ठीक है, यहीं पे इसको रोकते ध्यान रखिएगा, लेकिन श्रीनगर की स्थापना अशोक ने कराई थी। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के भी बारे में जान लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है भाई? तो देखा जाए ये संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत इसे स्थापित किया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। और इस पे जो पूरा अधिकार है 100% यानी कि 100% जो है इस पे स्वामित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। इसकी जो स्थापना किया गया था या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो शुरुआत की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में जो है इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब आते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलिए फैक्ट्स ऑफ द डे हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है भाई? परमाक्राइसिस। परमाक्राइसिस यानी कि अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। वहीं पे बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए कौन दोस्तों? शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, शुभ्रकांत पांडा जी को बनाया गया है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को। वही बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ने भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। कब दोस्तों? 11 दिसंबर को। तो भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा 11 दिसंबर को, जिसकी परमिशन या जिसको निर्देश दिया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। अगर देखा जाए हिंदी भाषा जो हिंदी दिवस हम मनाते हैं दोस्तों 14 सितंबर को मनाते हैं। वही अंतिम देखा जाए आज का कि पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को, जिसमें से देखा जाए अधिकारी कौन है भाई? सीमा दुनिया और एनी अपरा को इंस्पेक्टर जनरल रैंक में पदोन्नत किया है। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया। ठीक है, और क्लास के दौरान जैसा कि मैं रेगुलर आपसे क्वेश्चंस करती हूँ, बहुत कम लोग आंसर करते हैं लेकिन सबसे जी आप करते हैं। आप लोग भी करिए, आंसर करते रहिए। ठीक है, आप लोग को ही अच्छा फायदा मिलेगा उस चीज का। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाइए, की नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपना, और एग्जाम भी आप लोग का जल्दी आने वाला है तो प्रिपरेशन में लग जाए जोर शोर से। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।